हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसिया ना आसिया का भाग 15। प्रिया नामिका, मैं जानती थी कभी न कभी ये सच तुम्हारे सामने आएगा ही। ये डायरी मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिले। मैं ब्राह्मण परिवार से थी। माँ पापा भाई भाभी उनके बच्चे और हम जबलपुर के एक बड़े से घर में बहुत खुश थे। मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना जी एक कृष्ण मंदिर के पुजारी थे। भाई सरकारी टीचर थे और इनकी आमदनी से घर चलता था। मैंने 12वीं की परीक्षा पास की और फिर आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। एक औरत होने के नाते मेरे सीने में भी एक दिल था और वो कब तुम्हारे पिता अमर के लिए धड़कने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो राजपूत थे, उनका नाम अमर सिंह था और मैं ब्राह्मण। घर वाले हमारे प्यार को कभी मंजूरी नहीं देते, इसलिए हम छुप छुप कर मिलने लगे और वो रिश्ता गहरा होता गया। मेरी एक सहेली थी, उसे अमर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझसे हमेशा कहती कि वो मेरे लायक नहीं है, पर मैं प्यार में अंधी थी, सच नहीं देख पाई। कुछ वक्त बाद घर वालों को पता चला और उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। मेरे लिए रिश्ता देखा जाने लगा और शादी तय कर दी। शादी वाले दिन मुझे अमर का खत मिला और मैं अपनी शादी छोड़कर उसके साथ भाग गई। पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। वो अपने पूरे परिवार के साथ जबलपुर छोड़कर चले गए। मैंने और अमर ने मंदिर में शादी कर ली। कुछ दिन हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे और फिर मेरे कहने पर वो मुझे अपने घर लेकर गए। अजमेर में उनके घर वालों ने मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। हम लोग वहीं पास में ही रहने लगे। मुश्किल से गुजर बसर होती थी। फिर एक दिन तुम्हारे दादाजी का मन पिघल गया जब उन्होंने सुना कि मैं पेट से हूँ। उन्होंने हमें अपना लिया। धीरे धीरे सबका प्यार मुझे मिलने लगा, पर ज़्यादा खुशियों को हमेशा नज़र लग जाती है। मेरे पेट में जो बच्चा था वो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैं टूट गई, लेकिन घर वालों ने संभाल लिया। उसके बाद से तुम्हारे पिता का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। वो अक्सर बाहर ही रहते थे। हर साल मैं पेट से होती और मेरा गर्भ गिर जाता, जिसकी वजह मैं नहीं जानती थी। 5 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई और इस बीच तुम्हारे चाचा की शादी हो गई। सौंदर्या शादी करके अपने घर चली गई और अमर ने शराब पीना शुरू कर दिया। एक बार फिर मैं पेट से हुई। एक रात जब मैं आंखें बंद किए लेटी थी, तब मैंने तुम्हारे पिता को अपने दूध में कोई दवा मिलाते देखा। उन्होंने वो मुझे पीने को कहा और कहा कि ताकत के लिए है, पर अगले ही दिन मेरा फिर गर्भपात हो गया और तब समझ आया कि वो दवा ताकत के लिए नहीं थी। हर बार मेरा गर्भपात करवाने वाला कोई और नहीं, खुद तुम्हारे पिता थे। लेकिन मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब मैंने पता लगवाया तो एक घिनौने सच मेरे सामने आया। तुम्हारे पिता किसी और से प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। वो जानते थे अगर मैं माँ बनी तो इस घर में वारिस आ जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल टूट गया। धीरे धीरे उनके नाजायज रिश्तों के बारे में सबको भनक लग गई। हर तरफ बदनामी होने लगी। हमारे घर आने से लोग कतराने लगे। तुम्हारे ताऊ जी हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले गए। मैंने अमर को बहुत समझाया और कुछ दिन बाद वो हंसी खुशी रहे और मैं फिर से गर्भवती थी। तुम्हारे दादाजी सच जानते थे शायद, और इसलिए तुम्हारे जन्म के बाद उन्होंने अपनी जायदाद में से तुम्हारे पिता का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे तुम्हें लेकर वहां से चले जाने को कहा, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की नज़रों से बचा सकूं। जब तुम पैदा हुई तब तुम्हारे पिता शहर में नहीं थे और तुम्हारे दादाजी ने झूठ कहा कि मेरा बच्चा मर चुका है। मैं तुम्हें लेकर चली आई। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। जब तुम्हारे पिता को पता चला कि सब तुम्हारे नाम है तो तुम्हें खत्म करने के लिए वो हमें ढूंढने लगे। उन हालातों में सौंदर्या ने ही मेरी मदद की। 2 साल में उसके घर में छुपी रही और फिर पता चला कि तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हें लेकर जबलपुर चली आई। यहाँ मैंने हमेशा अपना सच सबसे छुपा कर रखा। तुम्हें तुम्हारे पिता से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था नामिका। जीते जिए सच में तुम्हें कभी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी मेरी नज़रों के सामने तुम अपने पिता से नफरत करो। वो पिता जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हें मार देना चाहते थे।
मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा ताकि मेरे अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। मुझे माफ़ कर देना अनामिका, माफ़ कर देना। तुम मेरी और अमर की संतान हो और इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता का उपनाम दिया। उस नाम की हमेशा लाज रखना। तुम्हारी परवरिश भले ही एक ब्राह्मण परिवार में हुई हो, लेकिन तुम्हारी रगों में खून राजपूतों वाला ही है। मैं नहीं चाहती अनामिका कि तुम कभी अपने पिता से नफरत करो। हो सके तो उन्हें माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ गीता। अनामिका की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने डायरी को फाड़कर फेंक दिया और दौड़कर अंदर चली गई। उसी छोटे कमरे में आकर वह बक्से में कुछ ढूंढने लगी। एक कोने में रखी एक तस्वीर उसने उठाई और उस पर जमी धूल को साफ करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका पासपोर्ट अनामिका को सड़क पर गिरा मिला था। तस्वीर के नीचे लिखा नाम अमर सिंह देखकर उसका दिल धक से रह गया। आंखों से आंसू बहते रहे। आदित्य भी उसके पीछे पीछे चला आया और कहा, अनामिका क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अनामिका ने तस्वीर आदित्य को बढ़ाकर रोते हुए कहा, ये हमारे पापा हैं। ये तो खुशी की बात है ना अनामिका, फिर तुम रो क्यों रही हो? अनामिका ने उस तस्वीर को फेंका और वहां से बाहर निकल गई। तस्वीर के शीशे कमरे में चारों ओर बिखर गए। आदित्य को समझ नहीं पाया और अनामिका के पीछे चल पड़ा। पीछे गलियारे में खड़ी अनामिका आदित्य की ओर पीट किए सिसकने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, अनामिका। अनामिका रोते हुए कहने लगी, सबने हमसे झूठ कहा कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। जब भी हम अपने दोस्तों के पापा देखते थे तो हमें लगता था सिर्फ हमारे पापा नहीं है, जबकि वो थे और ये सच हमसे छुपाए रखा। दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची, भाई बहन सब थे हमारे पास, फिर भी हम अकेले थे। बचपन में हमारे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता। हमेशा अकेले रहे हम और सबसे ज़्यादा अपने पापा को मिस किया। लेकिन आज जब ये जाना कि वो हमसे नफरत करते हैं तो हमारा दिल सच में टूट गया। हाँ, नफरत, बहुत नफरत करते हैं वो हमसे, इतनी कि वो नहीं चाहते थे कि हम इस दुनिया में आए। अनामिका की बात सुनकर आदित्य अवाक रह गया। ये था अनामिका का अतीत, इतना काला, जो लड़की सबको खुश रखना जानती है, सबकी परवाह करती है, सबका दर्द समझती है, उसे भला कोई कैसे नफरत कर सकता है? अनामिका की आवाज़ में जो दर्द था आदित्य उसे महसूस कर रहा था। वह थोड़ा आगे आया और कहा, अनामिका। अनामिका पलटी और उसके सीने से लगते हुए कहा, हमें यहाँ से ले चलिए आदित्य जी। हम और सच नहीं सुन सकते। हम नहीं सुन सकते कि जिस इंसान को हमने हमेशा अपने मन में रखा वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। हमें हमेशा लगता था कि हमारा कोई नहीं है, सिर्फ माँ है, लेकिन इतने लोगों के होते हुए भी हम अनाथ थे। हमें ले चलिए यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पैसा, ये दौलत, ये घर, कुछ भी नहीं चाहिए। वो रो पड़ी। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, बस आदित्य के गले लगकर सिसकती रही। जब आदित्य ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। उसने अनामिका को सीने से लगाए रखा और कहा, तुम अनाथ नहीं हो अनामिका, तुम्हारे पास अब भी एक परिवार है और तुम जब चाहो तब वहां जा सकती हो, और वो मेरा घर। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, बस वो सब भूलना चाहती थी जो कुछ देर पहले उसने पढ़ा था, महसूस किया था। आदित्य वहीं खड़ा रहा, अपनी मर्यादा समझता था, इसलिए उसने धीरे से अनामिका को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके आंसू पोंछकर कहा, हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे, तुम इस तरह मत रो, मैं देख नहीं पाऊंगा। तुमसे नफरत करने वाले सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, पर तुमसे प्यार करने वाले बहुत से लोग तुम्हारे साथ हैं अनामिका। अनामिका बस नम आंखों से आदित्य को देखती रही। तो आदित्य ने कहा, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। अनामिका वहीं रुक गई। उसका मन बहुत बेचैन था। आदित्य उसके लिए पानी का गिलास ले आया और इसको बढ़ाकर कहा, पी लो। अनामिका ने पानी पिया तो आदित्य ने गिलास वापस लेते हुए कहा, कुछ लेना चाहती हो अपने साथ तो ले लो, फिर चलते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दूर चलिए यहाँ से, इस अतीत से, इस सच से। कहते कहते अनामिका की आंखें फिर आंसुओं से भर आई। आदित्य उसे लेकर घर से बाहर आ गया। उसने बक्से के बाहर पड़ा सामान अंदर रखा, अनामिका की वसीयत के कागज लिए और अपने जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लिए। घर को ताला लगाकर आदित्य ने चाबी अनामिका को थमा दी। दोपहर हो चुकी थी। आदित्य ने गाड़ी निकाली और अनामिका को लेकर वहां से रवाना हो गया।
रास्ते भर अनामिका खामोश रही और खिड़की के बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर उभरे हुए दर्द को आदित्य देख पा रहा था। वो जानता था अनामिका को सच जानकर एक गहरा सदमा लगा है और इस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। दिन ढलने लगा था। जब गाड़ी झील किनारे पुल पर पहुंची तो अनामिका ने आदित्य से गाड़ी रोकने को कहा। आदित्य ने गाड़ी साइड में लगा दी। अनामिका गाड़ी से नीचे उतरकर पुल के किनारे आकर खड़ी हो गई और उदास आंखों से पानी को देखते हुए कहा, क्या कुछ देर के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? आदित्य भी कुछ दूर खड़ा होकर अनामिका को देखने लगा। अनामिका का उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड थी। ये देखकर आदित्य ने अपना जैकेट निकाला और आकर पीछे से अनामिका को उड़ा दिया। अनामिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एकटक झील के शांत पानी को देखती रही। आदित्य अनामिका के पास ही खड़ा हो गया और कहा, अनामिका, जिंदगी में कुछ चीजें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं ताकि हम सिचुएशन का सामना करना सीखें। ये वक्त ऐसा ही है अनामिका, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वो सब पास्ट था और तुम अपने आज में खड़ी हो। तो अनामिका ने उदास होकर कहा, हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे पापा हमसे इतनी नफरत करते हैं। पर तुम तो उनसे प्यार करती हो ना, फिर अपने प्यार को नफरत में क्यों बदल रही हो अनामिका? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। काश ये सच हमें पता ही नहीं चलता तो हम जी लेते इस भरम में कि हम अनाथ हैं। अनामिका आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही आदित्य ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अनाथ नहीं हो अनामिका। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अनामिका ने महसूस किया कि आदित्य का हाथ ठंड की वजह से बर्फ जैसा हो गया है। उसने आदित्य का हाथ अपने हाथ से हटाया और कहा, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। यहाँ ठंड है ना, इसीलिए, आदित्य ने कहा। उसके होंठ भी अब कांप रहे थे। अनामिका ने जैकेट उतारकर उसे देना चाहा तो आदित्य ने रोकते हुए कहा, तुम रखो, मैं ठीक हूँ। चलिए चलते हैं, अनामिका ने कहा तो दोनों आकर वापस गाड़ी में बैठ गए। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की। उसने घड़ी में देखा रात के 9 बज रहे थे। भूख भी लगने लगी थी। आगे चलकर उसने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। दोनों नीचे उतरे और आकर बैठ गए। पास ही आग जल रही थी जिसके पास बैठकर आदित्य और अनामिका दोनों को ही अच्छा लग रहा था। आदित्य ने खाना ऑर्डर किया। अनामिका खामोश बैठी रही। उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थीं। आदित्य ने अनामिका को खोए हुए देखा तो कहा, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? 1 हफ्ते बाद। आदित्य ने पूछा, तुमने पढ़ाई की? हिस्ट्री के नोट समझ भी नहीं आते। तो आदित्य बोला, 1 हफ्ते बाद मुझे भी दिल्ली के लिए निकलना है। मेरे एंट्रेंस है, आकाश भैया की सगाई और इन सब में इतना वक्त ही नहीं मिला कि पढ़ लें, आदित्य ने कहा। आदित्य के जाने की बात सुनकर अनामिका को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, क्या आपका जाना जरूरी है? मतलब इंदौर में रहकर भी तो कर सकते हैं एंट्रेंस। तुम कहो तो ना जाऊं, आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा, जो कि उसका दिल धड़काने के लिए काफी था। अनामिका खामोश हो गई तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली में सुमित जीजू है ना, उनके पापा एडवोकेट हैं, सो कुछ टिप्स मिल जाएंगे। बाकी इंदौर में वकीलों के भाव आसमान पर हैं। उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज ही एक अपॉइंटमेंट थी और आप नहीं गए, मेरे साथ चले आए। अपॉइंटमेंट तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, आदित्य ने एक बार फिर अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा। बातें आगे चल पाती इससे पहले ही लड़का खाना ले आया। दोनों ने खाना खाया और कुछ देर वहीं बैठे रहे। राधा का कॉल आया तो आदित्य उठकर वहां से साइड में चला गया। अनामिका वहीं बैठी थी। तभी एक आदमी उसके बगल में आकर बैठा और वेटर को ऑर्डर दिया। अनामिका ने जैसे उसे देखा उसका दिल धक से रह गया। वो आदमी कोई और नहीं, उसके ही पिता अमर सिंह थे। अनामिका के मुंह से कोई बोल नहीं फूटे। उसके होंठ कांपने लगे। उसे लगा कि वो उसे भी मार देंगे। घबराकर जैसे वह उठी, अमर ने उसे देखा और कहा, अरे बेटा, तुम वही हो ना? डर और घबराहट के भाव अनामिका के चेहरे से साफ झलक रहे थे। वही तेजी से आदित्य के पास आई और कहा, आदित्य जी, प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज प्लीज चलिए। माँ, मैं बाद में करता हूँ, कहकर आदित्य ने फोन काट दिया और अनामिका से कहा, क्या हुआ? आप प्लीज चलिए यहाँ से, अनामिका ने पलटकर देखते हुए कहा। अमर उसकी ओर ही आ रहा था। आदित्य अनामिका को लेकर गाड़ी में आ बैठा। अनामिका बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर आदित्य ने पूछा,
तुम ठीक तो हो ना अनामिका? आप प्लीज चलिए, अनामिका ने कहा तो आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अनामिका ने देखा अमर दूर खड़ा उसे ही देख रहा है। उसकी नजरों ने अनामिका को इतना डरा दिया कि उसने आदित्य की बाह पकड़ ली और सर उसके कंधे से लगाकर आंखें मूंद ली। आदित्य कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन खुश था कि अनामिका उस पर भरोसा करने लगी है। उसने एक नजर अनामिका को देखा। उसने अपनी आंखें बंद करके सर आदित्य के कंधे से लगाया हुआ था। आदित्य मुस्कुराया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सफर में बस वह अकेले जाग रहा था। अनामिका सो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने आदित्य की बाह को मजबूती से पकड़े हुआ था। आदित्य को बोरियत महसूस होने लगी तो उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। गाना बजने लगा। आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और आंखों के सामने अनामिका के साथ बिताया वक्त याद आने लगा। मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता रहा। वो सफर बहुत खूबसूरत था। रिपीट कर करके उसी गाने को सुनता रहा। वो उस गाने में इतना डूब चुका कि उसे कुछ याद ही नहीं था। बस याद थी तो रात, अनामिका और उसके दिल में उठने वाले वो अनगिनत अनछुए एहसास। देर रात आदित्य घर पहुंचा। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अनामिका सो रही थी। उसने अनामिका को धीरे से उठाया। अनामिका जैसे ही उठी, उसके कान में पहना झुमका आदित्य के जैकेट में उलझ गया जो अनामिका ने पहना हुआ था। अनामिका ने निकालने की कोशिश की तो आदित्य ने कहा, मैं निकाल देता हूँ। कहते हुए वह अनामिका के थोड़ा करीब आया और उसका झुमका निकालने लगा। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर अभी भी गाना बज रहा था और गाने की लाइन उन दोनों के लिए परफेक्ट थी। जैसे ही बजी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आदित्य को याद आया तो पीछे हट गया। दोनों नीचे उतरे और अंदर चले आए। अनामिका ऊपर अपने कमरे में चली गई और आदित्य किचन में आया, पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में चला आया। जैसे ही वह अंदर आया, शुभ का फोन आ गया। शुभ से बात करने के बाद वह कमरे की बालकनी में चला आया। हर बार उसकी आंखों के सामने अनामिका का गले लगना, बाह पकड़ना, उसका हाथ पकड़कर सांसें लेना और उसकी आंखों में झांकना याद आ रहा था। आज आदित्य का गुनगुनाने का मन कर रहा था और जब खुद को नहीं रोक पाया तो बालकनी में खड़ा गुनगुनाने लगा। सुबह अनामिका सो रही थी, तभी उसका फोन बजा। अनामिका ने खुली आंखों से फोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो की बच्ची, तुम्हें कुछ याद है या नहीं? आज कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं। कहाँ हो तुम? दूसरी ओर से रीना ने कहा। अनामिका एकदम से उठकर बैठ गई और कहा, हमें याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जल्दी से कॉलेज पहुंचो, रीना ने कहा और फोन काट दिया। अनामिका उठी और बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होने लगी। आईने के सामने खड़ी वह अपने बालों को सुलझाने लगी, लेकिन जल्दी की वजह से वो और उलझते जा रहे थे। दरवाजे पर खड़ा आदित्य बड़े प्यार से अनामिका को ये सब करते हुए देख रहा था। थक कर अनामिका ने कंघा वापस रख दिया। आदित्य अंदर आया। उसने अनामिका के पीछे आकर उसके बालों को समेटा तो अनामिका ने डर से पलटकर पीछे देखा। उसे डरा देखकर आदित्य ने कहा, मैं हूँ। आपने तो डरा ही दिया, अनामिका ने कांपती आवाज में कहा। तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हैं? छोटे रख सकती हो, आसानी होगी। हमारी माँ को हमारे लंबे बाल ही पसंद है। अनामिका ने आदित्य के हाथ से अपने बालों को आजाद किया और उन्हें समेटकर जूड़ा बनाते हुए कहा, और तुम्हें क्या पसंद है? आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। अनामिका ने नजरें बचाते हुए कहा और जाने लगी तो आदित्य ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अनामिका जी, 2 दिन बाद दिल्ली के लिए निकलना है और मुझे शॉपिंग करने में आलस आता है। तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज़? आदित्य ने कहा तो अनामिका बोल पड़ी, लेकिन अभी तो हमें कॉलेज जाना है। अभी नहीं, शाम को। हाँ ठीक है। आदित्य उसका हाथ पकड़े खड़ा रहा। अनामिका को वहीं खड़े देखकर आदित्य ने कहा, जाओ। अनामिका ने धीरे से कहा, आप हाथ छोड़ेंगे तभी तो जाएंगे ना।